तो वेलकम बैक एवरीवन। एग्ज़ाम स्टडी क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। देखिए, आज करेंगे हम टेस्ट सीरीज़ जो चल रही है उसका टेस्ट नंबर 7। ठीक है, सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे आप कोई भी परीक्षा दे रहे हैं। और टेस्ट नंबर जो 7 है, इसमें आज हम बात करेंगे मिडेवल हिस्ट्री की। ठीक है, मिडेवल हिस्ट्री मतलब मध्यकालीन इतिहास। ठीक है, मध्यकालीन इतिहास के प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है, मध्यकालीन इतिहास के प्रश्नों को इसमें देखने वाले हैं। सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है टेस्ट नंबर 7। तो पहला प्रश्न है, देखिए, किसका काल मुगल वास्तुकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। देखिए, एक है मुगल मतलब वास्तुकला का स्वर्ण काल। ठीक है, एक तो है वास्तुकला का स्वर्ण काल है और एक है चित्रकला का स्वर्ण काल। दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कई बार ये प्रश्न आपस में रिपीट होते रहते हैं। तो पहला प्रश्न, इसके जो ऑप्शन हैं वो है अकबर, जहांगीर, शाहजहां या फिर औरंगजेब। तो देखिए, जो चित्रकला का जो स्वर्णकाल कहा जाता है वो कहा जाता है जहांगीर के समय को। ठीक है, जहांगीर के समय को। तो वास्तुकला का जो कहा जाता है वो किसको कहा जाता है, वो कहा जाता है शाहजहां। ठीक है, वो कहा जाता है शाहजहां के समय को शासनकाल जो हुआ था शाहजहां के समय को, इसको वास्तुकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। शाहजहां ने क्या क्या चीज़ें बनवाई थी, देखिए क्या बनवाई थी। लाल किला बनवाया था। ठीक है, रेड फोर्ट, जामा मस्जिद बनवाई। ठीक है, और क्या बनवाया। तो इस तरह से जो शाहजहां का जो शासनकाल है उसको हम वास्तुकला का स्वर्णकाल कहते हैं। देखिए, आगरे का ताजमहल, लाल किला, मोती मस्जिद जो आगरा में है, और एक है जामा मस्जिद दिल्ली की। ठीक है, लाल किला दोनों जगह पर है। सॉरी, वो लाल किला नहीं, ताजमहल आगरा और लाल किला का दिल्ली का लाल किला, और मोती मस्जिद आगरा और जामा मस्जिद दिल्ली। तो ये सभी जो हैं किसने बनवाई थी, शाहजहां ने बनवाई थी। ठीक है, तो शाहजहां के काल को ही, समय को ही मुगल काल में मुगल वास्तुकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। चलिए, प्रश्न नंबर 2, मोहम्मद गोरी ने पहली बार भारत पर आक्रमण कब किया। तो पहली बार कब किया था, 1172, 75, 78 या फिर 82 में। ठीक है, तो क्या होगा, तो ये क्या था, सबसे पहले जो भारत में 1175 ईस्वी में। ठीक है, मोहम्मद गोरी ने पहली बार जो भारत पर आक्रमण किया था वो 1175 में किया था, और उस समय वहाँ करमाथ जाति के मुस्लिम शासकों का राज्य था। ठीक है, याद रखेंगे, ये पूछ लिया जाता है कि जब मोहम्मद गोरी ने भारत पर आक्रमण किया था तो उस समय वहाँ पर किसका राज्य था, यानी कि किस शासकों का राज्य था। तो वह था करमाथ जाति के मुस्लिम शासकों का राज्य। क्वेश्चन नंबर 3, मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण कब किया, 711, 12, 13 या फिर 714 में। तो सबको मालूम होगा जो क्या था, इसका क्या था, 712 ईस्वी में क्या था। ठीक है, कहीं कहीं पर 711 भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसमें अगर आपका 711 है और 12 दोनों दे रखे हैं तो आप लगाओगे 712। ठीक है, अगर 712 नहीं है तो लगाओगे आप 711। ठीक है, वैसे अधिकतर जो होता है वो है 712 ईस्वी। ठीक है, तो मोहम्मद बिन कासिम ने 712 में भारत पर आक्रमण किया, और उस समय जो सिंध का जो राजा था वो था दाहिर। तो इस समय ये भी पूछा जाता है कि जब मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण किया था उस समय सिंध पर किसका राज्य था, किसका शासक, कौन शासक था वहाँ का। तो वहाँ का जो शासक था वो था कौन, राजा दाहिर। क्वेश्चन नंबर 4, किताब अल हिंद की रचना किसने की। तो किताब अल हिंद की जो रचना की थी किसने की थी, बलबन, अल बरूनी, अमीर खुसरो या इब्न बतूता। तो ये इसकी जो रचना की थी ये की थी, किसने की थी, बलबन लगा करके या अलग अमीर खुसरो लगा करके अपने प्रश्न को गलत मत कर देना। ठीक है, कौन है, किताब अल हिंद, ये लिखी है अल बरूनी ने। ठीक है, अल बरूनी। तो ऑप्शन बी सही होगा। देखिए, अल बरूनी जो था वो मोहम्मद महमूद जो गजनवी था उसके साथ में भारत आया था।
और उसी ने ही किताब अल हिंद की रचना की है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, इल्तुतमिश द्वारा 175 ग्राम का जो जारी किया सिक्का किस धातु का था? तो 175 ग्राम का जो सिक्का जारी किया था वो कौन सी धातु का था? सोना, चांदी, तांबा या फिर लोहा? ठीक है। तो इसने क्या, तांबे का और चांदी, ठीक है, ये 2 सिक्के चलाए थे, जीतल और टका। ठीक है। तो वो 175 ग्राम का जो था वो क्या था? वो टका था। किसका? ठीक है, वो था चांदी का। ठीक है। तो इल्तुतमिश ने, देखिए, इल्तुतमिश ने चांदी का टका और तांबे का जीतल चलाया था, जो पूरी तरह से अरबी सिक्के थे। ये भी पूछा जाता कि पूरी तरह से अरबी सिक्के सबसे पहले किसने चलाए? तो ये चलाए थे इल्तुतमिश ने ही। ठीक है, याद रखेंगे। और इसमें जो चांदी का सिक्का था 175 ग्राम का था। ठीक है। और जो चांदी का सिक्का था इसे क्या कहते थे? इसे टका कहते थे। और जो तांबे का था उसे हम क्या उसे कहते थे? जीतल। ठीक है। दोनों क्वेश्चनों को याद रखेंगे। तांबा और चांदी के दोनों सिक्कों को क्या कहा जाता है? एक को तांबे का जीतल और चांदी का टका। 175 ग्राम का होता था चांदी का। क्वेश्चन नंबर 6, 1576 का वर्ष किस युद्ध के लिए प्रसिद्ध है? तो 1576 का जो युद्ध हुआ था वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये किसके लिए प्रसिद्ध? देखिए, हल्दी घाटी का युद्ध, तराइन का युद्ध, पानीपत का दूसरा युद्ध, या इनमें से कोई नहीं? तो सब देखिए, तराइन का युद्ध, तराइन के 2 युद्ध होते हैं 1191 और 1192 में। ठीक है। तो ये तो होगा नहीं। पानीपत का दूसरा युद्ध, ठीक है, कब होता है? ये कमेंट बॉक्स में बताइए। चलो, ये आप भी तो कुछ करिए, तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए आप। हल्दी घाटी का युद्ध यही हुआ था 1576 ईस्वी में। ठीक है। चलिए, देखिए, हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ था। 21 जून 1576 को राणा प्रताप और अकबर का जो सेनापति था मानसिंह के बीच में यह युद्ध हुआ था। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है अगला, मध्यकालीन भारतीय इतिहास में किस शासक ने घोड़ा दागने की प्रथा शुरू की थी? तो घोड़े को दागने की जो प्रथा जो शुरू की थी वो किसने की थी? देखिए, बलबन, अकबर, अलाउद्दीन खिलजी या फिर जलालुद्दीन? तो क्या होगा सही आंसर? तो अलाउद्दीन खिलजी जो था इसी ने ही घोड़ों को दागने की जो प्रथा थी वो शुरू की थी। ठीक है। दागने के लिए क्या करता था? वो होलिया बनाते थे उसका। ठीक है। होलिया के लिए, पहचान के लिए, तो होलिया के बनाते थे और वही घोड़े को दागने की प्रथा शुरू की थी। और इसी ने क्या कहा था? नगद वेतन देना शुरू किया था। ठीक है। अपने जो सैनिक थे उन सैनिकों को नगद वेतन देना भी किसने शुरू किया था? वो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। तो ये भी पूछा जाता है कि सबसे पहले नगद वेतन किसने देना प्रारंभ किया था? तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने। बाजार व्यवस्था, बाजार प्रणाली, ये सब किसके हैं? ये अलाउद्दीन खिलजी की। इसके लिए इससे बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में से गुलाम का गुलाम किसे कहा गया? कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन, इल्तुतमिश या अमीर हासन? तो किसको कहा गया? देखिए, गुलामों का गुलाम, एक गुलाम है। ठीक है, एक गुलाम है, इसका भी एक गुलाम है और इसका भी एक गुलाम है। तो गुलामों का गुलाम। ठीक है, ये इसका गुलाम है और ये इसका गुलाम है। तो कौन है? देखिए, ये कौन है? ये मोहम्मद गोरी है। ठीक है। गोरी का जो गुलाम था वो कौन था? वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक। और इसका जो गुलाम था वो कौन था? इल्तुतमिश। ठीक है, ये इसका था इल्तुतमिश। तो इस तरह से इसको इल्तुतमिश को ही क्या कहा जाता है? गुलामों का गुलाम कहा जाता है, इल्तुतमिश को कहा जाता है। एकता प्रणाली, ठीक है, एकता प्रणाली किसने प्रारंभ की थी? इल्तुतमिश ने ही शुरू की थी। ठीक है। इल्तुतमिश की बेटी का नाम क्या था? रजिया सुल्ताना। ठीक है। दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला शासिका रजिया सुल्ताना। चलिए, देखिए, इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था और कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो मोहम्मद गोरी का गुलाम था, इसलिए इल्तुतमिश को ही गुलामों का गुलाम कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, गुलरुखी उपनाम से कौन सा शासक फारसी में कविताएं लिखा करता था? तो कौन लिखता था? ये बलबन, बैरों लोदी, इब्राहिम लोदी या फिर सिकंदर लोदी? ठीक है, कौन लिखता था? ये लिखता था सिकंदर लोदी। आगरा शहर की स्थापना की थी इसने। ठीक है, आगरा जो शहर की स्थापना की थी किसने बसाया था? वो सिकंदर लोदी ने बनाया।
चलिए देखिए 1489 ईस्वी में बहलोल लोदी की मृत्यु के पश्चात उनका तीसरा पुत्र निजाम खान सिकंदर लोदी के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा। ठीक है, 16 जुलाई 1489 को ये दिल्ली की गद्दी पर बैठता है और इसने 1489 से 1517 तक शासन किया। और सिकंदर लोदी जो था वही गुल्लू के उपनाम से फारसी में अपनी कविताएं लिखाता था। ठीक है, याद रखेंगे कब, बहलोल लोदी की मृत्यु के बाद में उसका जो तीसरा बेटा था ये, ठीक है, निजाम खान सिकंदर लोदी, ये पूरा नाम है इसका, निजाम खान सिकंदर लोदी के नाम से निजाम खान था। और लेकिन वो सिकंदर लोदी के नाम से ही क्या हुआ था, दिल्ली के तख्त पर बैठा था। क्वेश्चन नंबर 10, कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? शमसुद्दीन, सिकंदर शाह, जैनुल आबदीन या इनमें से कोई नहीं। कौन होगा? तो ये होगा जैन उल आबिदीन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखिए, यह कश्मीर का एक उदारवादी शासक था और इसने जजिया कर और गो हत्या पर प्रतिबंध लगाया था। किसने? जैन उल आबदीन ने। और इसी को ही कश्मीर का अकबर कहा जाता है। कई बार प्रश्न रिपीट हुआ है, किसी न किसी एग्जाम में रिपीट होता रहता है। अटाला मस्जिद का निर्माण किस शासक ने कराया था? अटाला मस्जिद कहाँ पर है? देखिए अटाला मस्जिद जो कहाँ पर है, जौनपुर में है। ठीक है, जौनपुर में किसने निर्माण कराया था इसका? इसका निर्माण कराया था इब्राहिम शर्की ने। ठीक है, इब्राहिम शर्की वंश के थे ये, तो शर्की ने ही इसका निर्माण कराया था। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए तो इस मस्जिद का निर्माण 1408 में शर्की राजवंश के इब्राहिम शर्की ने कराया था और यह मस्जिद वास्तुकला का एक अनूठा उदाहरण है। ठीक है, वास्तुकला का एक अनूठा उदाहरण है 1408 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 12, गृह कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? देखिए दो कर हैं ये, गृह कर और चरई कर। ठीक है, गृह कर और एक चरई कर, गृह और चरई तो कर हैं ये। किसने कौन लगाता है ये? बाबर, औरंगजेब, अलाउद्दीन खिलजी या फिर मोहम्मद बिन तुगलक? तो ये लगाता है अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा। देखिए गृह कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम जो सुल्तान था वो अलाउद्दीन खिलजी था। और अलाउद्दीन ने अपने शासनकाल में लगान, ठीक है, लगान पैदावार का 1/2 भाग कर दिया था तथा मकान कर और चरई कर दोनों नए कर लगाए थे। ठीक है, पूछा जाता है घरी और चरई दोनों ये कर किसने लगाए? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। 13 नंबर देखते हैं, दिल्ली सल्तनत के किस वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया? तो किसने किया था? देखिए खिलजी, तुगलक, सैयद या फिर लोदी वंश। देखिए तुगलक जो वंश था इसने तो सबसे ज़्यादा समय तक किया था। ठीक है, तो ये तो होगा नहीं। क्या होगा? ए, सी और डी में से बताइए क्या होगा? सबसे कम समय तक जो शासन करता है वो कौन करते हैं? ठीक है, बताइए। ठीक है, ये करते हैं खिलजी वंश। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा, खिलजी वंश। चलिए देखिए खिलजी वंश होगा। देखिए सल्तनत कालीन राजवंशों में खिलजी वंश ने 30 वर्ष तक, ठीक है, तुगलक वंश ने सबसे अधिक समय तक ये करता 94 वर्ष, और सैयद वंश ने 37 और लोधी वंश ने 75 वर्ष तक शासन करता है। ठीक है, तो सबसे कम समय तक कौन करते हैं? खिलजी वंश करते हैं। गुल खिले तुम सैयद लोगे, क्या है ये? ट्रिक है ये किसकी? दिल्ली सल्तनत के जो भी वंश हैं उन सब वंशों का एक क्रम है, गुल खिले तुम सैयद लोगे। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और फिर लोधी वंश। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14, आगरा नगर की स्थापना किस शासक ने की थी? अभी बताया था। ठीक है, तो सिकंदर लोधी ने ही की थी, पहले बता दिया है। कब की थी? 1504 ईस्वी में की थी और 1506 ईस्वी में इसको अपनी राजधानी बनाया। ठीक है, 1504 में इसको अपनी स्थापना करता है और 6 में इसको अपनी राजधानी बना लेता है। कौन? सिकंदर लोधी। क्वेश्चन नंबर 15, गाजी की उपाधि धारण करने वाला पहला सुल्तान कौन था? तो गाजी की जो उपाधि धारण की थी किसने की थी? मोहम्मद बिन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, नासिर उद्दीन खिलजी या फिर अलाउद्दीन खिलजी। देख गाजी की जो सबसे पहले जो की थी
किसने की थी? ये की थी अलाउद्दीन गयासुद्दीन तुगलक ने। ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक ने की थी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होगा, लेकिन सी नहीं, यहाँ पे गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, बी करने से। ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक। तो गाजी की जो उपाधि सबसे पहले धारण करने वाला जो पहला सुल्तान था दिल्ली सल्तनत का, वो था गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, फुतूहत ए फिरोज शाही किसने लिखा? अल-बरूनी, फिरोज शाह तुगलक, उतबी या फिर इब्न बतूता? लगा सकते हैं, नाम से ही साफ दिख रहा है कौन है, फिरोज शाही। तो कौन होगा? फिरोज तुगलक। ठीक है, क्या है ये? इसकी आत्मकथा है, ऑटोबायोग्राफी है। इसके साथ में और भी लिखी हैं, बाबर ने लिखी है। ठीक है, एक बाबर ने लिखी है और एक किसने लिखी है? देखिए ऑप्शन नंबर बी फिरोज तुगलक होगा। देखिए, दिल्ली सल्तनत काल में एकमात्र सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने अपने संस्मरण यानी आत्मकथा लिखे, जिन्हें फतूहत फिरोजशाही के नाम से जाना जाता, और मुगल काल के दो बादशाह हैं, बाबर और जहांगीर। ठीक है, बाबर ने लिखती है तुजुके बाबरी और जहांगीर ने लिखी थी तुजुके जहांगीरी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 17, बारहमासा की रचना किसने की थी? तो बारहमासा की जो रचना की थी किसने की थी? खुसरो, इशामी, मोहम्मद जायसी या फिर अशखान? तो ये किसने की थी? ये की थी मलिक मोहम्मद जायसी ने। ठीक है, जो पद्मावत है, ठीक है, पद्मावती का जो विरह है उसको इसने बारहमासा में लिखा है। ठीक है, बारहमासा के नाम से लिखा है। ठीक है, चलिए देखिए, मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत में, ठीक है, रानी पद्मावती के जो विरह है, विरह करके और वियोग है, उसका वर्णन है, वो बारहमासा के नाम से क्या है? वो बारहमासा फिर किसकी रचना है? मलिक मोहम्मद जायसी की। तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी? तुगलक वंश, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, नासिरुद्दीन तुगलक या फिर अलाउद्दीन खिलजी? तो खिलजी तो होगा नहीं, क्योंकि खिलजी कौन है? खिलजी वंश से होगा, तो तुगलक वंश तो है नहीं इसमें। ये तीन बचते हैं ABC, बताइए क्या होगा? मोहम्मद बिन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक या फिर नासिरुद्दीन तुगलक? ठीक है, बताइए क्या होगा? कंफ्यूज हो रहे हैं? तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, गयासुद्दीन तुगलक था जिसने तुगलक वंश की स्थापना की थी। ठीक है, गाजी की उपाधि किसने ली थी? इसी ने ली थी। ठीक है, तो उत्तर होगा डी। नहीं, देखिए डी नहीं, यहाँ पर बी कर दें। ठीक है, ये नहीं होगा, तो ऑप्शन बी होगा गयासुद्दीन तुगलक। तो गयासुद्दीन तुगलक ने 1320 में खुसरो शाह की हत्या करके दिल्ली सल्तनत के तुगलक वंश की स्थापना की। ठीक है, और सबसे अधिक समय तक 94, ठीक है, 94 सालों तक ये अपना शासन करते हैं दिल्ली पर, सबसे अधिक समय तक। सबसे कम करते हैं खिलजी। तैमूर ने भारत पर आक्रमण किसके समय किया? महमूद शाह तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी या फिर खिज़र खां, या इनमें से कोई नहीं? तैमूर ने जो आक्रमण किया था किसके समय में किया था? ये किया था आपका महमूद शाह तुगलक के समय में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होगा। देखिए एक्सप्लेनेशन, देखिए तैमूर ने 1398 में भारत पर आक्रमण किया और उस समय दिल्ली का जो शासक था तुगलक वंशी मोहम्मद शाह तुगलक था। ठीक है, तो 19 का होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए, एकता प्रथा का अंत किसने किया? लेकर कौन आया था? अंत तो कर दिया, लेकिन लेकर कौन आया था? एकता से हो गया इल्तुत। ठीक है, इल्तुतमिश। ठीक है, तो इल्तुतमिश ने ही एकता प्रथा को प्रारंभ किया था। ख़त्म कौन करता है? अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, खिलजी वंश का अलाउद्दीन खिलजी इसको ख़त्म कर देता है, क्योंकि खिलजी वंश आए थे कितनी गुलाम वंश के बाद में। इल्तुतमिश किस वंश का था? ये गुलाम वंश का था। ठीक है, गुलाम वंश को क्या कहा जाता है? इसे मामलुक वंश भी कहा जाता है, गुलाम वंश को। तो 20 प्रश्न थे, अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाकर के 1 2 3 4 5 6 और 7 टेस्ट आज हो जाएंगे। तो 7 के 7 टेस्टों को आप एक बार रिवीजन कर जरूर करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, हर बार यहीं से रिपीट होते हैं, और यहाँ की जो एक्सप्लेनेशन है उसे ज़रूर ध्यान से देखें, क्योंकि वहीं से भी प्रश्न बनते हैं।
तो सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें, लाइक कमेंट करें। जो भी कुछ कमी आती है यार इसमें बनाने में, या कोई आपको कमी दिखती है तो कमेंट में बताएं ताकि उसका सुधार किया जाए। और सब्सक्राइब करना ज़रूर कर लें, ठीक है। चलिए फिर।